नमस्कार। आनंद के क्षण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा हुआ जो पाठ है उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो लेखक आनंद के क्षणों की प्राप्ति के लिए मनुष्य हमेशा प्रयास करते रहता है, ये संदेश देने के लिए लेखक ने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यहाँ इस पाठ के माध्यम से कुछ व्यंग और विनोद के द्वारा, कुछ छोटे छोटे चुटकुलों के द्वारा हमें यही संदेश दिया है। तो सबसे पहले एक एशिया के प्रसिद्ध जीवशास्त्री, उनका कहना है कि हमारी जो जीवन है, जिंदगी है, वो संघर्ष भरी है और संघर्ष भरी जीवन में हमेशा आनंद के क्षण कहीं अगर प्राप्त होते हैं तो उसको हम जाने नहीं देना है, उसका सदुपयोग करना है। इस प्रकार का वो सुझाव देते हैं। ये विद्वान, एशिया के प्रसिद्ध ये विद्वान, जीवन शास्त्री विद्वान क्या कहना चाहते हैं कि समझ लीजिए आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अगर बातचीत करते हुए बैठे हैं तो अपने घड़ी का जो मुंह है दीवार की तरफ करके बातचीत करो। इस प्रकार का सुझाव हमें वो दे रहे हैं। पता नहीं ऐसा वो सुझाव क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये घड़ी कमबख्त समय बताती है। क्या समय बताती है? कि इतना समय बीत चुका। तो हम अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ जो वार्तालाप में आनंद ले रहे हैं, उस आनंद को वह घड़ी खंडित कर देती है, वहाँ पर रुखावा या बाधा डालती है। इसलिए हमारे आनंद में बाधा न आए, इसलिए लेखक सुझाव दे रहे हैं कि घड़ी का मुंह दीवार की तरफ करके आप अपने मित्रों के साथ बातें करते आनंद ले लो। इस प्रकार का सुझाव वो दे रहे हैं। यही ये जो विद्वान हैं, इनके ही विद्वान के जो इसी देश के राष्ट्रपति जो है, एक बार क्या करते हैं, शिक्षा पर विचार करने के लिए विदेशी विद्वान को बुलाते हैं कि शिक्षा का प्रचार किस प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव लेने के लिए विदेशी विद्वान को अपने देश में बुलाते हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका समय निश्चित किया जाता है कि 4 बजे वहाँ पर सभा रखी गई है। तो 4 बजे सभा का जो समय है वो बीत जाता है। 4:15, 4:30 होते हैं, लेकिन ये महाशय आते नहीं हैं। तब राष्ट्रपति को लगता है कि ये महाशय विद्वान अभी नहीं आए बोलकर उनके जो सेक्रेटरी है वो उनके घर तक पहुंचते हैं। तो इस विद्वान के घर में जब वह सेक्रेटरी चला जाते हैं तब पता चलता है कि ये विद्वान 3 बजे ही घर से राष्ट्रपति भवन चले गए हैं। तो अब पता नहीं कि वह रास्ते में कहाँ अटके हैं। राष्ट्रपति भवन में तो 4 बजे उपस्थित होना था, वो तो घर 3 बजे छोड़े हैं, मतलब अर्थात वो रास्ते में कहीं अटके हुए हैं। जब वो सेक्रेटरी वापस लौट रहे थे तब वह वहाँ पर रास्ते में एक जगह पर दिखाई दिए। तो रास्ते में उस जगह पर वो क्या कर रहे थे बोले तो कबूतरबाजी का खेल देख रहे थे। बहुत हंसी और व्यंग विनोद वहाँ पर हो जाता है कि यहाँ पर एक राष्ट्रपति भवन में विदेशी विद्वान आए हैं और उनके साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए इनको समय दिया गया है। और ऐसे महत्वपूर्ण समय पर ये अगर विद्वान वहाँ पर कबूतरबाजी का खेल देख रहा है तो कितना व्यंग की बात है। और जब वह विद्वान वहाँ पर पहुँचता है तो उनको पूछा जाता है कि पता नहीं आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़कर कबूतरबाजी का खेल देख रहे थे। तो वो बोलते हैं, वहाँ पर उनका उत्तर ऐसा होता है कि जरूरी बेजरूरी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जीवन में जो आनंद के क्षण आते हैं उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। आज क्या जरूरी है क्या नहीं है ये मेरे सामने नहीं है। प्रसंग
के सामने जो आया है उसका हम आनंद लेना चाहते हैं। तो इतना ये जो विद्वान इन्होंने आनंद के क्षणों को किस प्रकार का महत्व दिया था, ये हमें वहाँ पर पता चलता है। इतना ही नहीं, और एक बार दूसरा प्रसंग यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी एक सभा में जा रहे थे और जाते समय अचानक उनकी चप्पल की जो कील है वो उखड़ गई थी, और वह सभा में जब भाषण दे रहे थे वो चप्पल में की कील उनके पैरों को चुभती है, और केवल चुभती नहीं है, चुभकर खून बहने लगता है, और फिर भी वो अपना भाषण खंडित नहीं करते, वो भाषण बोलते ही रहते हैं। अंत में लोग देखते हैं उनके पैरों में से खून निकल रहा है, भाषण सब समाप्त होने के बाद। तब लोग उनको प्रश्न पूछते हैं कि आपके पैरों में से खून निकल रहा था, तभी आपको आपका भाषण समाप्त करना था। तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे भाषण को खंडित कर सकता हूँ, मैं आपको आनंद परोस रहा था और आप आनंद ले रहे थे, तो ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में मैं ये क्षण खंडित नहीं करना चाहता था, इसलिए उनके पैरों में का जो खून है वो बहता ही रहा। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने किसी आनंदित क्षण जो है उसको खंडित होने नहीं दिया। अर्थात जीवन में आने वाले जो क्षण हैं वो किस प्रकार से कब भी आते हैं पता नहीं, लेकिन हम उसका सदुपयोग लेना चाहिए, इस प्रकार का सुझाव उन्होंने वहाँ पर दिया है। तो इतना ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे प्रसंग इस पाठ में हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक के बाद एक ऐसे प्रसंगों के द्वारा लेखक ने हमें यही सुझाव दिया है कि हमारे जीवन में हंसी और आनंद के क्षण आते हैं और उसका सदुपयोग हमें लेना चाहिए। ऐसा ही और बहुत सारे प्रसंग जो है इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। एक प्रसंग है जिसमें ऐसा बताया गया है कि एक महत्वपूर्ण ऐसी जो घटना है उस घटना के बारे में बताया गया है कि कभी कभी बालकों के जो बोल होते हैं बहुत ही मीठे और प्यारे बोल होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर भी हम दे नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही एक लेखिका जो है, प्रसिद्ध लेखिका, वह माँ बनने वाली है, इस प्रकार से पेपर में छपा हुआ था। तो 10 वर्ष की उनकी घर की बच्ची वो प्रश्न करती है माँ को कि माँ, इस लेखकों को कैसा पता चला कि वह माँ बनने वाली है। तो माँ को पता नहीं कि उस बच्ची को किस प्रकार से समझाए, लेकिन वहाँ पर 6 वर्ष की एक छोटी सी लड़की चटाक से उत्तर देती है कि सारे अखबारों में लिखा हुआ है वो माँ बनने वाली है, और वो क्या पढ़ने नहीं आता उसको। इस प्रकार का उसका जवाब सुनकर क्या है, सब हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। ऐसा देखा जाए तो व्यंग एक बुरी चीज़ है, लेकिन व्यंग को बाण भी कहा गया है। लेकिन कभी कभी चतुर वैद्य विष का दवाओं में जिस प्रकार से प्रयोग करता है, उसी प्रकार से ही व्यंग और हंसी का भी जीवन में महत्व है। और एक घटना यहाँ पर बताया गया है कि विश्वविख्यात लेखक जो H.G. वेल्स, इनकी एक पुस्तक सेफ ऑफ थिंग्स टू कम बोलकर ये जो किताब थी वो प्रकाशित हुई थी। एक घमंडी अभिनेत्री ने वो किताब पढ़ी और लेखक को पत्र लिखा उन्होंने कि किताब तो बहुत पसंद आई, लेकिन आपने किससे लिखवाई। लेखक ये पढ़कर उस चिट्ठी को फाड़कर फेंक सकते थे, लेकिन लेखक ने ऐसा करारा जवाब उस घमंडी अभिनेत्री को दिया। उन्होंने लिखा, मेरी किताब आपको पसंद आई, धन्यवाद।
लेकिन आपने ये किताब किससे पढ़कर सुनाई? उन्होंने प्रश्न किया कि मेरी नज़र में अगर मैं आप मुझे कहना चाहते हैं कि आप लेखक नहीं हैं, तो आप भी अनपढ़ है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, शायद किससे पढ़कर सुनाए होंगे। इसी प्रकार से लेखक ने उसको क्या है, करारा जवाब दिया। तो इस प्रकार से करारे जवाब से भी क्या होता है, एक प्रकार से डायलॉग एक दूसरे से कहने से उसको हाजिर जवाब बोलते हैं, जब का जब ही उत्तर देना। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि और एक बार की घटना यहाँ पर बता रहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थोड़ा मोटे थे और उनके मित्र शर्मा जी पतले थे। तो दोनों बातचीत करते हुए चलते हुए जा रहे थे। तो जगन्नाथ जी थोड़ा मोटा होने के कारण धपा धपा इसी प्रकार से वो चल रहे थे। तो शर्मा जी पतले हैं और उन्हें बोलते हैं, क्या चल रहे हैं जगन्नाथ रत्नाकर जी, जनवासे जैसे चल रहे हैं, इसी प्रकार से वो उनको कहते हैं। तो उन्होंने सुन लिया और शर्मा जी से वो क्या जवाब देते हैं मालूम है? शर्मा जी बहुत पतले थे और वह भागम भाग चलते थे, दौड़े दौड़े चलते थे। इसलिए रत्नाकर जी शर्मा जी से कहते हैं, मैं थोड़ा ही डाक हरकार हूँ, जो मुझे दौड़े दौड़े जाना है, कहीं पर खत पहुँचाना है ना। इसी प्रकार से वह जवाब दे देता है। तो एक प्रकार से हाजिर जवाब देने से भी क्या होता है, हंसी और व्यंग वहाँ पर निर्माण हो जाता है। और एक घटना बताते हैं, जो महात्मा गांधी जी, सभी लोग प्यार से उनको उनके कार्यकर्ता बापू कहते थे, लेकिन एक कार्यकर्ता उनकी मजाक उठाना, इसी प्रकार से उसके दिमाग में एक सुझाव आ जाता है कि आज हम महात्मा गांधी की मजाक उठाएंगे। और वो बोलते हैं कि बापूजी आप गौओं की सेवा के लिए गौ सेवा संघ की स्थापना करे हैं, लेकिन एक बेचारा गधा ऐसा है जो निरपराध है, लोग उसकी कदर नहीं करते, उसके लिए आपने क्या सोचा है? गधे की सेवा के लिए आपने कुछ प्रयोजन किया है क्या? तो इस बात पर हंसी तो आ जाती है। महात्मा गांधी जी ने बहुत सोचकर उस कार्यकर्ता को बताया कि देखिए, मैंने गौ सेवा के लिए गौ सेवा संघ की स्थापना की है, आप गधों की सेवा के लिए गधा सेवक संघ की स्थापना कीजिए और उसके महामंत्री बन जाइए। इसी प्रकार का सुझाव देने के बाद वहाँ पर बहुत कुछ हंसी और मजाक से सब लोग क्या है, हंसने लगे। तो इस प्रकार से एक नहीं अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। और एक उदाहरण यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हमारे महान हिंदी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत बड़े गंभीर स्वभाव के विद्वान थे। वो अपनी कविताएं जोर से पढ़ते थे, लेकिन राग से नहीं गाते थे। लेकिन उनका जो एक मित्र था, वो अपनी कविताएं बहुत मधुर स्वर में वह गाते थे। तो रामचंद्र शुक्ल जी जब कविता पढ़ने जा रहे थे, तब उनके मित्र जोर से कहते हैं, क्या कहते हैं, अब देखिए असुर की कविता सुनिए बोलकर बता देते हैं। तो असुर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है असुर यानी कि बिना सुर वाला, और दूसरा होता है असुर यानी कि राक्षस। तो लोगों ने दूसरा अर्थ ले लिया राक्षस। तो राक्षस की कविता सुनिए बोलती, सब लोग हंसने लगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी गंभीर स्वभाव के थे, उन्होंने कविता तो पढ़ी, लेकिन अपने मित्र को जवाब देना था। इसलिए उनकी कविता पढ़ने का समाप्त होने के बाद उन्होंने अंत में कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने, आपने असुर की कविता तो सुनी है, अब ससुर की कविता सुनिए बोलकर उन्होंने बताया। ससुर के भी दो अर्थ होते हैं, ससुर यानी कि सूर के साथ, और एक ससुर बोले तो एक हिंदी में रिश्ता या एक गाली भी होती है। तो मेरे ससुर बोले जैसा ही ऐसा हुआ और सब लोग खिलखिलाकर
हंसे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हाजिर जवाब देने के बाद एक बात को करारा चोट वहाँ पर जवाब देने के बाद भी क्या होता है, एक व्यंग हो जाता है, हंसी हो जाती है ना। तो इस प्रकार से एक दूसरों के लिए वाद प्रतिवादात्मक ये जो संवाद होते हैं उससे भी हंसी निर्माण हो जाती है और जीवन में एक आनंदमय वातावरण निर्माण हो जाता है। तो एक नहीं अनेक ऐसे प्रसंग है जिसके द्वारा लेखक ये बताना चाहते हैं। और एक घटना यहाँ पर बताते हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर लॉयर जॉर्ज एक बार अपने पहले महायुद्ध होने के बाद वह बहुत सारी क्रांतिकारियों की वो तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन विरोधी लोग तो कहाँ भी होते हैं। तो वहाँ पर उस एक विरोधी व्यक्ति ने उस मिस्टर लॉयर जॉर्ज का अपमान करना, इसलिए उन्होंने खड़ा होकर वहाँ पर कहने लगे, क्या बोलकर कि क्या मिस्टर लॉयर जॉर्ज आप वही हैं जो आपके पिता गधी की गाड़ी चलाया करते थे, ऐसा उन्होंने उसको प्रश्न किया। तो वहाँ पर मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज उन्होंने वो सुना और उसको हाजिर जवाब दिया कि हाँ मैं वही हूँ जो मेरे पिता गधी की गाड़ी चलाया करते थे, लेकिन गाड़ी तो अब नहीं है, वो गाड़ी बिक गई, लेकिन अभी वो गधा बाकी है। इस प्रकार से उन्होंने उसको करारा जवाब दिया। तो इस प्रकार से एक के बाद एक करारे जवाब देने के बाद क्या होता है, लोगों में हंसी निर्माण हो जाती है और आनंद के क्षण आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिना कुछ बोले ही चुप रहने के बाद भी वहाँ पर भी एक प्रकार की हंसी आ जाती है। समझ लीजिए कि हम एक किसी सभा में बैठे हैं और अंत में जाते समय 1 घंटा चुपचाप बैठे और खड़े होकर बोले कि आज की सभा बहुत आनंदमय रही और बहुत मज़ा आया। इसी प्रकार से अगर हमने वहाँ पर कहा तो क्या होगा बोले तो एक प्रकार की हंसी होगी, है ना। तो इस प्रकार से जीवन में आनंद के क्षणों का विशेष महत्व है। आपको भी आपका पारिवारिक जीवन सुखमय बनाने के लिए खिलखिलाकर हंसना चाहिए और समय के अनुसार प्रसंगानुसार हंसना चाहिए। और हंसी का विशेष जीवन में महत्व है। सोच समझकर प्रसंगानुसार अगर हंसे तो विशेष महत्व होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्यूबलाइट जैसे होते हैं, उनको जोक समझ में नहीं आता, जोक बोलने के बाद दूसरों को पूछते हैं कि सर ने क्या बताया बोलकर, तो वो ट्यूबलाइट जैसे हो गए। मतलब जो हंसी है प्रसंगानुसार जिस प्रकार से वहाँ पर जोक हो जाता है तभी का तभी हम उसको हंसना चाहिए, है ना। दूसरों के बात सुनकर बाद में हंसने से लोग बोलेंगे कि ये बाद में हंस रहा है, अर्थात कम समझ है। तो इसी प्रकार से प्रसंगानुसार समय अनुसार आनंद हर एक के जीवन में आते हैं। उसे कहीं ढूंढने के लिए खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, या आनंद खरीदी करने की चीज़ नहीं है। हर एक के जीवन में आनंद के क्षण आते हैं। आया हुए आनंद के क्षणों को हम आनंद लेना चाहिए और हमारा जीवन सुखमय संपन्न और बहुत ही उज्जवल जीवन बिताने के लिए हर एक के जीवन में आनंद के क्षणों की प्राप्ति होती रहती है और उसे लेना चाहिए। इस प्रकार का संदेश लेखक ने इस पाठ के माध्यम से दिया है। धन्यवाद।